नमस्कार। मैं आज आप लोगों के समक्ष वर्ग 10वीं के गोधुली भाग 2 में बात करने जा रहा हूँ। मैं आपके समक्ष इस पुस्तक के वाचन के साथ साथ व्याख्या के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें और मैं प्रयास करूंगा हद तक कि आपके मस्तिष्क पटल पर एक बार में छप जाए। तो चलिए आइए, मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदी विषय पर। तो हिंदी विषय में सबसे पहले आप लोगों को एक अनुकर्मणी दिया जाता है। तो ये अनुकर्मणी जो है होता क्या है कि अनुकर्मणी जो होता है, ये तो पहला प्रश्न यहीं से बनना शुरू हो जाता है कि अनुकर्मणी क्या होता है। तो ये अनुकर्मणी का कई सारे अर्थ है। जैसे मान लेते हैं, एक पहला अर्थ आप देख सकते हैं विषय सूची, ये हो गया। अब आपके जहन में आता है, कोई अगर ऐसा है वो पूछ देता है, आप बताएं विधा क्या होता है। ये विधा, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ये विधा क्या होता है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये विधा एक प्रकार है, शैली है, किस्म है। जैसे आपको अगर पूछा जाए कि आपको किस किस्म का खाना पसंद है, तो वही है, यहाँ पे वही रखा गया है सिर्फ यहाँ। अब ये पढ़ना है, विधा का मतलब हो गया प्रकार, किस्म, ये शैली भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस तरह से समझेंगे वही आपके लिए सार्थक भी है। तो आइए, अब मैं सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अनुकर्मणी पर। और ये अनुकर्मणी जो है आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है और यहाँ से आप समझें 5 से 7 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, विधा के बारे में तो आपको बता दिए। प्रकार, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे आपसे प्रश्न किया जाएगा श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और जाति प्रथा, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूछा जाता है कि ये श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है किस विधा में लिखी रचना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विधा किस किस्म में लिखी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक युग का प्रारंभ जब होता है तो वह गद्य खंड को एक नए रूपरेखा के तहत लेके आता है। अब ये काव्य खंड जो था, ये आदि काल, भक्ति काल और साथ साथ रीति काल में समाहित था। लेकिन जब आधुनिक काल आता है तो वहाँ हम लोग क्या देखते हैं, एक नए पद्धति का प्रचलन शुरू हो जाता है। तो ये गद्य खंड का प्रचलन शुरू हो जाता है। तो गद्य खंड मतलब ये होता है, गद्य खंड को पहले समझना होगा। गद्य खंड होता क्या है, आप समझिए कि गद्य खंड वो होता है जिसमें छंद का प्रयोग नहीं हो, छंद विहीन हो, उसे गद्य खंड कहते हैं। और पद्य खंड क्या होता है, तो पद्य खंड वो होता है जिसमें छंद रहित हो, रहित वो गद्य खंड, और सहित मतलब साथ हो, छंद का साथ लिया जाता हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो रचनाएं होगी काव्य खंड। या आप गद्य खंड और काव्य खंड के बारे में समझ गए। तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये किस विधा में लिखी है, यानी किस प्रकार में लिखी। तो जितने भी प्रकार आए, तो यह प्रकार जो है यह निबंध है, यह निबंध है। तो यहाँ प्रश्न पूछता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा में लिखी रचना है, तो निबंध। तो ये तो पहला प्रश्न हो गया। इस तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलान करो। अब तो ऑब्जेक्टिव का समय आ गया है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव पर अधिक से अधिक विचार किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध विधा में लिखी रचना। ये विधा आप समझ में तो आप लोगों को आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो ये हो गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब उसी तरह से यहाँ पर प्रश्न एक और बन जाता है, क्या बन जाता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है किसके द्वारा लिखी रचना है, किसके द्वारा लिखी रचना है। तो यह आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि यह भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा।
भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी रचना है। ये तो बात समझ में आ गया होगा। अब जब आपको ये समझ में आ गया तो आगे क्या है कि अब यहाँ पर प्रश्न बनता क्या है वो देखें कि आखिर ये गद्य खंड का शुरुआत कब से हुआ, इसको जानना सर्वप्रथम प्रमुख आपके लिए है। तो ये आधुनिक काल का जब से प्रचलन हो गया, आधुनिक काल, ये आधुनिक काल है, जब से इसका प्रचलन हुआ तब से गद्य विधा का प्रचलन आ गया। मतलब गद्य विधा आधुनिक काल के अंतर्गत है। अब इसमें गद्य विधा में जितने भी आपके साहित्यकार होंगे, निबंधकार होंगे या कहानीकार होंगे, फिर या रिपोर्टाज होंगे, संस्मरण होंगे, रेखाचित्र होंगे, उपन्यास होंगे, जितने भी चीज़ जैसे भाषण होंगे, ये सारे चीज़ शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आने वाले विषय को रखा जाएगा। ये गद्य विधा में जितनी भी गद्य विधाएं, आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा कि ये आधुनिक काल के जितने भी गद्य, अगर आपको ये पता हो जाए कि ये गद्य है या पद्य है तो फिर आप ये आसानी से समझ जाओगे कि ये गद्य में लिखी रचना है, तो इसका मतलब ये आधुनिक काल में ही लिखी रचना है। समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे बताते हैं। तो आगे क्या है कि ये आधुनिक काल जो है इसका शुरुआत 1857 ईस्वी से। अब इसमें 1857 ईस्वी से यह मतभेद रहा है आधुनिक काल के विषय में। कई सारे विद्वान 1843 भी मानते हैं, कोई 57 भी मानते हैं, तो कोई 50 भी मानते हैं। तो ये सारे आपको जानना नहीं है, लेकिन ये आप समझिए कि 1857 ईस्वी ही सभी सर्वमान्य है, सर्वमान्य दिया जाता है। आप अलग अलग पुस्तक में अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे। तो अब आगे क्या होता है कि ये 1857 से तो शुरू हो गया। अब ये शुरू तो हो गया, अब ये कब तक चला, तो ये भाई साहब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है अब तक जो अभी तक का समाज चल रहा है और अभी तक के जो लेखक ने रचना लिखी है, अभी तक वो आधुनिक काल के ही अंतर्गत आते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। तो अब ये आगे चलते हैं, जब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं इसी संदर्भ में। तो अब ये गद्य के प्रकार क्या हैं, तो इनके कई सारे प्रकार हैं। यह कोई हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, या आप कहेंगे सर निश्चित रूप से नहीं कह पाएंगे, तो हमें अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछा जाता है, जो विवादित प्रश्न हो उस पर बात नहीं किया जाता है। तो आइए अब आपसे बात करते हैं। अगर आपसे बाय द वे पूछ भी दे तो सबसे जो अधिक होगा उसी पर आपको टिक लगा देना है, इसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है। तो चलिए आइए गद्य। अब ये गद्य के जो प्रकार हैं तो वो प्रकार पर हम बात कर लेते हैं एक बार, फिर आपके टॉपिक पे विषय पर आते हैं। तो पहले देखते हैं गद्य के प्रकार क्या हैं, उस पर बात कर लेते हैं। लिखते हैं गद्य। ये गद्य लिखा हुआ, अर्थात ये जो लिखा हुआ है ग, फिर ये लिखा है आधा द, या लिखा हुआ है गद्य, ये गद्य लिखा हुआ है भाई। तो चलिए समझ में आ गया होगा कि ये गद्य, गद्य पढ़ते हैं गद्य, तो ये गद्य। तो अब बात करते हैं ये प्रकार कितने हैं। तो ये हम आपको पहले बताएं कि प्रकार कोई निश्चित नहीं है। हम जैसे कहानी पढ़ते हैं तो कहानी लिख डाले, फिर आप पढ़ते हैं, फिर मान लेते हैं आप पढ़े उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उपन्यास हो गया। आपके पुस्तक में जो सारी चीज़ दी हैं वो लिख लीजिए। रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, रिपोर्टाज हो गया, और फिर आगे जब आइएगा तो फिर आप देख सकते हैं रिपोर्टाज के बाद और नाटक देखिए, नाटक में भी एकांकी देखिए, डायरी आप देख सकते हैं, फिर आप आत्मकथा देख सकते हैं। इसी तरह से अभी और सारे हैं। फिर आप
ये सारे जब हो जाए तो भाषण भी आप देख सकते हैं, शिक्षा शास्त्र भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, और आगे बढ़ते चलेगा। तो ये सारे गद्य के प्रकार हैं। अब बात करते हैं कि सर ये कहानी, ये उपन्यास, रेखाचित्र और ये संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, डायरी, ये सारी चीज़ हैं क्या? तो जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे, विषय वस्तु या आप अनुक्रमणी को जब पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको हर टॉपिक पे ले जाके हम आपको बताएंगे कहानी क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, रेखाचित्र क्या, तो ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये आपके पुस्तक में दिया क्या है, अनुक्रमणी है कहाँ, अनुक्रमणी में डाला क्या गया, प्रश्न क्या बनता है, उसके बारे में आपको समझना है। तो समझते हैं उसको पहले। तो ये आप लोग भली बातें लिख लिए होंगे या शॉर्ट स्क्रीन आप ले लेंगे आराम से। और आप लोगों को एक और सुविधाएं प्रदान की गई है, वह सुविधाएं यह है कि इनका जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए, जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करेंगे और फिर आप गूगल पर जाकर, गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र जो भी हो, आपको जो सुविधा हो वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इतना हेल्प कर सकते हैं। और जो भी प्रश्नों का जवाब हो वो हम आपको देंगे। आप कमेंट्स करें, आप फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नंबर दे देंगे। तो आइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बात करते। हमारे हाथों में पुस्तक रखी हुई है। तो जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ये किस विधा में लिखी है? तो निबंध विधा। किसने लिखा है? तो आप समझ गए होंगे भली भांति, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अब 20 के दांत, ये 20 के दांत, ये 20 के दांत जो है ये किस विधा में लिखी गई रचना है? अब आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि ये कहानी में लिखी गई है। सर ये तो कहानी में ही है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। अभी इसके लेखक कौन है ये भी तो जानना होगा। तो नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। तो आप भली बात इसको देख लिए कि 20 के दांत के किस विधा में लिखी रचना है? तो ये कहानी में लिखी रचना है। और यह रचना जो है 20 के दांत किनके द्वारा लिखी रचना है? तो ये नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखी रचना। अब आपको सटीकता से याद हो गया होगा कि ये विधा क्या है और फिर किस विधा में लिखी रचना है, ये सारी चीज़ आप कंप्लीट रूप से जान गए होंगे। और अब देखते हैं कि ये 20 के दांत के बारे में तो आप लोग भली बातें जानते होंगे कि 20 के बारे में क्या कहानी कहा गया है। एक झोपड़ी और एक महल की कहानी है, जिसमें हर बार तो झोपड़ी वाले हार जाते हैं लेकिन इस बार झोपड़ी वाले जीत जाते हैं। तो इसकी कहानी यहाँ पर दिया गया है, मूल रूप से यही कहा जाता है। तो 20 के दांत में ये है, ये कहानी है। इनके नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा कई सारी कहानी लिखी गई रहती है। अब बात करते हैं, अगर दूसरी बात करें हम लोग, तो यहाँ पर देखिए मैक्स मुलर। अब ये मैक्स मुलर जो है, ये मैक्स मुलर एक लेखक है। इन्होंने लिखा था, एक भाषण लिखा था, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भारत से हम क्या सीखें, यह किस विधा में लिखी रचना है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप आराम से बता सकते हैं। एकदम धैर्य बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरह के वीडियो और आपको इस तरह के ऑडियो वीडियो और पीडीएफ आपको मिलेगा। आप मेरे साथ बने रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए कुछ कर सकें। और आप बस इतना ही करें कि शेयर करें दूसरों को, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुट सके। और लाइव क्लास हम चाहते हैं आप लोग लाइव क्लास मेरा देखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में। आप लोग कमेंट्स करें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करें। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।